अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण। साबिक DGISI जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के नेटवर्क को लेकर सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ बड़ी गंभीर होती जा रही है। साबिक फौजी अफसरान, सियासतदान और पुलिस हुक्काम के बाद अब जजेस पर भी उंगलियां उठाई जा रही हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और खुलकर पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का नाम लिया और कहा कि बानी PTI और फैज़ हमीद के साजिशी गठजोड़ में दीगर इदारों के लोग भी शामिल थे। साकिब निसार हो या कोई और मामलात आगे की तरफ बढ़ेंगे, मुल्क में किसी को तबाही फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही नवाज शरीफ के करीबी साथी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा था कि अगर जनरल फैज़ से तहकीकात में जजेस का किरदार सामने आया तो हुकूमत अपना किरदार अदा करेगी। अब मैंने इस हवाले से साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार से रब्ता किया और उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि उनका जनरल फैज़ हमीद से कोई लेना देना नहीं है। हुकूमत जो करना चाहती है कर ले, वो मुल्क से बाहर हैं। अब यहाँ नाज़रीन सवाल ये है कि हुकूमत के पास साकिब निसार के ख़िलाफ़ सबूत क्या है? साकिब निसार तो बैरून मुल्क हैं, तो क्या उन्हें मुल्क पे वापस लाया जाएगा? पंजाब में बिजली सस्ती करने पर हुकूमत को 27 से ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा है। हुकूमत के इत्तेहादी मुस्तफ़ा कमाल ने तो यहाँ तक कह दिया कि नवाज शरीफ ने यह ऐलान करके अपना सियासी कद छोटा किया है। मरियम नवाज ने एक्स पर मुस्तफ़ा कमाल को ज़रा ठंडा करने की कोशिश की तो उन्होंने वहाँ भी लगी लपटी रखे बगैर कह दिया कि उन्होंने तो मरियम नवाज से बात ही नहीं की, बल्कि उनके मुखातिब तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ थे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने भी पंजाब में बिजली सस्ती करने के इक़दाम को मुस्तरद करते हुए कह दिया कि रिलीव एक सूबे को नहीं बल्कि पूरे मुल्क को मिलना चाहिए। 28 अगस्त को मुल्क भर में हड़ताल करेंगे। एक और अहम खबर भी आपसे शेयर कर लेती हूँ। PTI से निकाले गए शेर अफजल मरवत, इनकी बानी से मुलाकात के बाद पार्टी में वापसी हो गई है। वो कह रहे हैं कि आज इमरान खान से मुलाकात में जो भी गिले शिकवे थे वो दूर हो गए हैं। खान की शफकत है कि उन्होंने गले लगाया और कहा कि आइंदा अगर कोई बात करना हो तो मुझे आगाह करना है, मुझे अब पार्टी से सिर्फ बानी ही निकाल सकते हैं। शेर अफजल मरवत साहब का ये दावा है कि 22 अगस्त के जलसे की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। अब इंतजामिया इजाजत दे या ना दे, जलसा तो हर सूरत में होगा। उन्होंने ये भी कहा कि अब अगर कोई 9 मई होता है तो इसकी जिम्मेदारी वो लेंगे, इस पर खान को ना पूछा जाए। तो यहाँ ये सवाल उठता है कि PTI क्या करने जा रही है ऐसा जिस पर अफजल मरवत को यह बयान देना पड़ गया है? क्या एक बार फिर GHQ को कमांडर हाउस और अस्करी तंसीबात के सामने एहतजाज का सोच रही है? इसी पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में आज मुझे मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। इसके साथ साथ नईम पंजोता साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप दोनों मेहमानों की शुक्रगुजार हूँ। नईम साहब, ज़रा आपसे मैं बात का आगाज़ करने जा रही हूँ। खान साहब कह रहे हैं कि वो फैज़ हमीद को लेकर खौफज़दा नहीं है, लेकिन अब इम्कान यह है कि उनका केस भी मिलिट्री कोर्ट में चलाया जा सकता है और बहुत से आपकी पार्टी रहनुमाओं के राबतों का भी इंकशाफ हो रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, निमटने के लिए क्या प्लानिंग कर रही है PTI? पहली बात यह है कि खान साहब के बारे में ये बात चलाई जा रही थी कि उनका टेम्परेचर जो है वो 180 के ऊपर जा चुका है, क्योंकि फैज साहब की गिरफ्तारी के बाद कोई ऐसा माहौल पैदा हो गया है कि खान साहब बड़ा डर गए हैं, बड़ा सहम गए हैं, बड़ा उनको है कि अब तो मैं बिल्कुल एक्सपोज हो गया हूँ और पता नहीं क्या क्या चीज़ें और क्या क्या बयान जो हैं वो दिए जा रहे थे। जब सहाफ़ियों ने आज सवाल किया, मैं साथ खड़ा था और खान साहब ने बड़ा दो टोक बात की। उन्होंने कहा कि अगर मैं परेशान होता तो मैं ये क्यों कहता कि जुडिशल जो कमीशन है वो बनाया जाए। हम तो अब भी कहते हैं कि 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन आप बनाएं, और ये इससे बड़ा और सबूत क्या हो सकता है कि जब हम एक तरफ दरख्वास्त लेकर, हम तो चाहते हैं, और अगर उन्होंने कहा कि अगर ये डिसाइड करना चाहें तो 1 घंटे के अंदर जो है वो 9 मई के केस, जितने भी केसेस हैं वो डिसाइड हो सकते हैं। क्योंकि इनके पास एविडेंस नहीं है तो ये लिहाजा हमारे ऊपर मलबा डालते हैं कि जनाब केस को आगे नहीं बढ़ने दे रहे, जब किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, तो कुछ अर्सा पहले भी खान साहब को इसी बात का डर सता रहा था कि उनके मामला जो हैं वो मिलिट्री कोर्ट में चल सकते हैं। और अब फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद ऐसा क्यों लग रहा है कि मिलिट्री कोर्ट में खान साहब का मामला जा सकता है? फिर देखिए, बात यह है कि 9 मई के केसेस जिसमें आपने देखा कि हमारे कोई 88 के करीब लोग इस वक्त मिलिट्री कस्टडी में, जिनके ट्रायल जो है वहां पर कंक्लूड किए जा चुके हैं, लेकिन फैसला अनाउंस नहीं किया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है
कि आपने फैसला जो है अनाउंस नहीं करना, आप ट्रायल कंक्लूड करें। वो ट्रायल जो है वो 2 दिन के अंदर कंक्लूड कर दिया गया। उधर मेजर साहब बैठते हैं, उन्होंने उधर ही बैठ के कहीं एविडेंस से सारी वो सारा कर आके ना किसी को जो है दिफा का मौका, ना वहाँ पर मीडिया की एक्सेस, और सारा कंप्लीट किया गया। तो इसी वजह से उन्हें ये है कि अब क्योंकि इन्होंने यहाँ से ये देख चुके हैं कि केसेस तो हैं कोई नहीं, अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर जो गवाह पेश हुए थे, नहीं, जो लोग देखें नईम साहब जो लोग बाहर आए, जो लोग अपनी सजाएं पूरी करके मिलिट्री कोर्ट से ट्रायल करके बाहर आए, उन्होंने तो बताया ना, ऑन रिकॉर्ड उन्होंने बताया कि उनको दिफा का मुकम्मल मौका भी दिया गया, और न सिर्फ दिफा का मौका दिया गया, ये भी अच्छा रखा गया। देखें, पहली बात तो यह है कि मिलिट्री जो ट्रायल है इसमें काजी फैसल साहब खुद ही ये फैसला दे चुके हैं कि आईनी तरमीम के बाद भी मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता सिविलियन का, नंबर 1। नंबर 2, जब आपके पास इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत भी मौजूद है या दीगर अदालतें भी मौजूद हैं, तो आप जानबूझकर वहां पर इसलिए चला रहे हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि बंद कमरे के अंदर जो मर्जी है कर्नल साहब बैठ के सजा दे दें और वो आके बाहर सुना दें कि जी ये सजा दे दी गई है। नंबर 3 ये है कि जब ओपन कोर्ट के अंदर मामला आता है कहीं पे भी, जैसे लाहौर हाई कोर्ट के अंदर आया, तो वहां पर प्रोसिक्यूशन एविडेंस देने से नाकाम रही और अदालत ने कहा कि आपके पास तो एविडेंस ही नहीं है। सर काजी साहब अगर ये बात कर चुके हैं तो आपके जब उस वक्त तो आप नहीं थे खैर पीटीआई में, इमरान खान साहब कैसे फिर मिलिट्री कोर्ट्स का दिफा किया करते थे? वो क्यों किया करते थे? सिविलियंस के ट्रायल हुआ है मिलिट्री कोर्ट्स में सर, उस वक्त क्यों दिफा होता था फिर? देखिए यहाँ पर कोई कुलभूषण यादव नहीं है गिरफ्तार। आपने इमरान खान के ऊपर ये इल्जाम लगाया है कि उन्होंने उनकी मां के ऊपर, मैं कुलभूषण की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पाकिस्तानियों की। आपके इल्म में नहीं है नईम साहब, या शायद आपको याद नहीं है, पाकिस्तानियों के ट्रायल हुए हैं मिलिट्री कोर्ट्स में। उस वक्त आपकी हुकूमत, आपके वजीर आजम साहब उसको डिफेंड किया करते थे। देखें, मैं बड़ी वाज़ेह तौर पर गुजारिश ये कर रहा हूँ कि यहाँ पर कोई किसी का बगैर मुल्की किसी एजेंसी के साथ कोई ऐसा मामला नहीं है। आपने कलदम तंजीमों का मुकदमा जो है वो उनके साथ राब्ते का दर्ज किया वकास जंजुआ के ऊपर, या दीगर हमारे रऊफ हसन साहब और दीगर हमारे जो स्टाफ के लोग थे, जो कैमरा मैन था, जो चाय बनाने वाला था, फौरन बेल भी हो गई और आप प्रोसिक्यूशन जो है वो नाकाम रही, कोई एविडेंस नहीं थी। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है कि इसके अंदर जितने केसेस बनाए गए झूठे हैं। जहां पर आप ख्वाजा आसफ देखें, दूसरों के बयान देखें, वो कहते हैं कि अगर हमारी बातचीत होगी तो खान साहब रिहा होंगे, यानी कि फिर आप रिहा कर देंगे, फिर कोई जुर्म नहीं है, फिर कोई गुनाह नहीं है। तो इट्स मीन कि ये पॉलिटिकल केसेस हैं, इनके अंदर कोई जान नहीं है। सर वैसे आपके बानी भी तो इसी तरह की गुजारिश कर रहे हैं ना कि हमसे बात कर लें। मैं आती हूँ दोबारा आपकी तरफ, मोहसिन साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन साहब। अब सर ये फैज हमीद वाले मामले पर क्या हुकूमत कोई कमीशन वगैरह बनाने जा रही है? क्योंकि अब ये मामला जो है वो सिर्फ अस्करी इदारे तक ही महदूद नहीं रहना, अब साबिक चीफ जस्टिस की भी बात हो रही है, जजेस की भी बात हो रही है, सहाफियों की भी बात हो रही है, सियासतदानों की भी बात हो रही है। तो क्या सोच रही है हुकूमत इसके लिए? देखिए, अभी तक इसके ऊपर हुकूमत में या काबीना में अभी इस तरह का कोई भी मामला जो है वो ज़ेर बहस नहीं आया। और अगर काबीना में ज़ाहिर है हुकूमत पाकिस्तान एक इनफरादी शख्सियत की हैसियत में तो फैसले नहीं होंगे, ज़ाहिर है काबीना की ही फैसले होंगे। और काबीना जो फैसला करेगा उसकी रोशनी में अगर कमीशन बनेगा तो ये काबीना ही फैसला करेगा। फिलहाल ना तो काबीना के एजेंडा में कोई इस तरह की चीज़ है, ना कोई इस तरह की चीज़ अभी ज़ेर बहस है काबीना के सामने आई हो, ना किसी मीटिंग में डिस्कस हुई है। हाँ, ये मामला जो हैं कि चीफ जस्टिस के हवाले से, साबका चीफ जस्टिस के हवाले से, साकिब निसार के हवाले से, और ये सारी अब जो चीज़ें हैं ये सब खुल रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। और ये माजी में जिस तरीके से 2017 में, बल्कि 2014 से जब से मोहसिन साहब, कोई कार्रवाई साबिक चीफ जस्टिस के खिलाफ हुकूमत कर सकती है? ये मुमकिन है सर? देखिए, साबिक चीफ जस्टिस के खिलाफ कार्रवाई उनके फैसलों पर तो नहीं हो सकती। तो एक बात ऐसी कि गुज़ारे फैसले हैं और आइन और कानून की रोशनी में हर जज समझता है कि उसने एक मुनासिब फैसला किया। लेकिन अगर कोई बदअनवानी हुई है या कोई नॉर्मली हुई है या प्रोसीजर से, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स एंड प्रोसीजर से हट के कोई काम ऐसा हुआ है, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर एक रेफरेंस जो है वो भेजा भी जा सकता है और उसके ऊपर उनसे जवाब भी तलब किया जा सकता है। खास तौर पे जिस तरह वो डैम का जो फंड था, जो फंड रेजिंग हो रही थी, वो उस पर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उस पर लोगों ने बातचीत भी की और उस पर हमने भी बातचीत की, सवाल भी उठाए कि वो जो डैम के जो
फंड कलेक्शन थी उसकी कोई इन्वेंट्री नहीं है, उसमें कोई डेटा बेस नहीं है कि कितने लोगों ने कहाँ पे कितने पैसे दिए, वो कलेक्शन सिस्टम क्या था, उसकी बुक्स कौन मेंटेन कर रहा था, वो सारा पैसा फिर सुप्रीम कोर्ट में आया तो क्या उसका प्रॉपर थर्ड मोहसिन पार्टी साहब, ये जो ऑडिट बातें हुआ आप कि बता नहीं रहे हुआ हैं कि वो सर, पैसा। यकीनन जो आप बता रहे हैं तो ऐसे ही होगा, लेकिन क्या सर इसके ऊपर फिर हुकूमत कोई तहकीकात कर रही है? देखिए, ये तो तहकीकात इसका कानूनी तरीका एक साबका चीफ जस्टिस के हवाले से जो होगा उसमें रेफरेंस की शक्ल में ही ये मामला जाएगा और इसके ऊपर पार्लिमानी कमेटी का क़याम भी हो सकता है और इसमें ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी जो है ये मामला जो है उठाया जा सकता है। लेकिन ये अब हमारी कानूनी टीम जो है वो बेहतर मुशावरत के बाद फैसला करने के नतीजे नहीं सर, यकीनन फिर उसके लिए आपको तहकीकात करनी पड़ेंगी, तहकीकात करके सबूत इकट्ठे करने होंगे और इकट्ठे करके फिर कार्रवाई करनी होगी ना। और साबिक चीफ जस्टिस के लिए फिर रेफरेंस की भी जरूरत नहीं है। देखिए, ये सब चीजें रेफरेंस के साथ होंगी ना, ये तहकीकात और ये सारे सबूत और सब जो भी एविडेंसेस हैं ये तो रेफरेंस के साथ ही लगाए जाएंगे, उसकी इंक्वायरी की जाएगी, उसके साथ वो सारी बेसिस अटैच की जाएंगी रेफरेंसेस के साथ और वो रेफरेंस फिर भेजा जाएगा। और तहकीकात सारी चीजें मुकम्मल होंगी तो रेफरेंस मूव करेगा और वो सारे एविडेंसेस जो हैं वो सवाल जितने भी हैं जो सारे मामले को इस तरफ ले जाते हैं क्योंकि कोई रोल था। लेकिन देखिए, जहां तक उनका ये फैसला था वो टीवी भी आके कह चुके हैं, नवाज शरीफ साहब के फैसले के हवाले से वो कह चुके हैं कि वो फैसला किस तरह से किया और नवाज शरीफ का जो फैसला है उस फैसले को उनके बाद जितने भी कोर्ट्स आए जजेस ने उसको बैड लॉ भी कहा है और उसको कहा है कि ये फैसला मोहसिन साहब, वैसे अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी बात हुई, राब्ता हुआ उनसे, तो साकिब निसार साहब तो बड़े कॉन्फिडेंट हैं, वो कह रहे हैं कि हुकूमत उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, मुल्क से बाहर हैं इस वक्त वो। आप कह रहे हैं कि इसके ऊपर तमाम सबूतों के साथ रेफरेंस लेके जाएंगे। बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। नईम साहब, जरा ये बताइएगा सर, जनरल फैज जनरल बाजवा की मर्जी के बगैर फैसले कर सकते थे? नहीं, देखिए, बिल्कुल नहीं कर सकते थे क्योंकि जो आर्मी चीफ होते हैं वो ही सोल सारी उनके पास पावर्स होती हैं। आपने देखा कि जिस वक्त उन्होंने चाहा कि उनका ट्रांसफर जो है वो DGISI से वहां पर पेशावर कर दिया जाए तो फौरन हो गया, तो वो बिल्कुल फैसले नहीं कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर ये सवालिया निशान जरूर होता है कि अगर आप आर्मी साबका चीफ को नहीं बुलाएंगे, बाजवा साहब को, तो आपके ऊपर ये सवाल आएगा कि फिर इनका ही क्यों किया जा रहा है। और उनको अगर बुलाते हैं तो डेफिनेटली उनसे फिर ये भी पूछा जाएगा कि जो उनकी एहलियत थी, उनके पास 14 अरब कहाँ से आया। और थर्ड बात यह है कि खान साहब जो हैं उनका बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है कि ये गिरफ्तारी जो की गई है ये फौज का अंदरूनी मामला है, लेकिन ये जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल है जिनको गिरफ्तार किया बल्कि अगवा किया गया है और ये कहा जा रहा है कि बड़ा कोई नेटवर्क पकड़ा गया है। उन्होंने आज भी कहा है कि मेरे वकला जो हैं, मैं साथ खड़ा था, उन्होंने कहा कि मैं उनके जरिए जुल्फी को पैगाम देना हो या किसी को देना हो, मुझे तो कोई इशू नहीं है। मैं अगर आर्टिकल भी लिखवाना हो या कोई भी चीज छपवानी हो या खबर कोई छपवानी हो तो यहाँ पर ये सारे मौजूद होते हैं, मीडिया से भी वो बात करते हैं, उन तक भी उनके जरिए भी खबर चल जाती है। तो ये ऐसी चीज नहीं थी जिसके ऊपर ये कह, बेसिकली वो कह रहे थे कि ये डेस्परेट का शिकार हो चुके हैं क्योंकि जितने केसेस बना लिए हैं। तो जैसे आप ये कह रहे हैं कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट के जरिए कोई भी पैगाम रसानी खान साहब की तरफ से नहीं हुई? बिल्कुल जो है डिप्टी सुपरिटेंडेंट की तरफ से नहीं हुई। उन्होंने बड़ा वाज़ेह क्लियर मौक़िफ़ अपना रखा है। उन्होंने कहा है जी कि मेरी पैगाम रसानी जो है उसके लिए सारे लोग मौजूद हैं, मेरी बहनें मिलती हैं, सारे मिलते हैं, तो पैगाम रसानी के लिए क्या उसके जरिए ही जाकर फोन। उन्होंने कहा कि जिस जगह पर मैं रहता हूँ वहां पर जैम्पर लगे हुए हैं और वहां पर जो है वो मोबाइल की सर्विस ही नहीं, तो उस एरिया के अंदर जहाँ पर सर्विस ही नहीं है और चलती नहीं है, जिस पोर्ट में मौजूद होते हैं वहां पर भी सिग्नल, तो फिर आप कैसे किसी को सही। मैं आती हूँ दोबारा आपकी तरफ, लेकिन जो मैं आपसे जनरल बाजवा के हवाले से जो बात कर रही थी ना, मैं जरा मोहसिन साहब का जवाब ले लूँ इस पर। नईम साहब, फिर दोबारा आपकी तरफ आती हूँ। सर, बानी जो है वो PTI के, वो जनरल बाजवा के खिलाफ तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं, उनके एहतसाब का मुतालबा कर रहे हैं। कल सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने भी कह दिया कि फैज़ हमीद जो है वो जनरल बाजवा की मर्जी के बगैर कोई कदम नहीं उठा सकते। आप लोग जिस वक्त अपोजिशन में थे, मियाँ साहब ने भी मोरद इल्ज़ाम जनरल बाजवा को ठहराया था वीडियो लिंक पर जब वो खिताब कर रहे थे। तो क्या सर वज़ीर आज़म इस मामले को आर्मी चीफ के सामने रखेंगे और क्या जनरल फैज जनरल बाजवा की मर्जी के बगैर कुछ कर सकते थे? देखिए, एक चीज तो बड़ी वाज़ेह है ना कि जब DGI की अपॉइंटमेंट का मसला आया और उस वक्त तो इख्तिलाफ जो था
वो नजर भी आ रहा था और महसूस भी किया जा रहा था। मतलब इख्तलाफ इस तरह का नहीं था कि मिलिट्री एक डिसिप्लिन अदारा है और चीफ की मर्जी जो है वो ही प्रिवेल करती है मिलिट्री के कायदे जवाबत के मुताबिक। लेकिन फिर भी एक एफर्ट जो थी और एक अटेम्प्ट जो थी वो नजर आ रही थी पीटीआई के ऑफिस से कि चीज़ों को कुछ अपने तरीके से चलाने की कोशिश की गई थी। आप देख सकते हैं जिस तरह से तमाम नेक्टा को, आईबी को, तमाम इंटेलिजेंस एजेंसी पाकिस्तान को इकट्ठे करके एक कोर बनाने की भी कोशिश की गई थी एक वक्त में। और ये सारी कोशिशें जो थी फिर इमरान खान का वज़ीर आज़म का डीजीआई के ऑफिस में आना, वहाँ पे हेडक्वार्टर में आना, वहाँ पर भी बड़ी इस तरह की बातचीत हुई यानी थी। यानी आप ये कह रहे हैं कि जनरल नजर आ फैज रही का थी जो कि नेटवर्क था comfortable feel नहीं हो रहे थे। या जो कुछ वो कर रहे थे वो जनरल बाजवा की मर्जी के बगैर कर रहे थे। कुछ इस तरह के हालात बने हुए, कुछ इस तरह की चीजें नजर आ रही थी जो महसूस भी की जा रही थी, जो कुछ फील भी हो रहा था कि कुछ चीजें हैं, देयर इज समथिंग रॉन्ग समवेयर। तो वो जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था वो नजर तो आ रहा था। लेकिन अब इसके बीच में ये इसमें बिल्कुल कोई सेकंड ओपिनियन नहीं होती कि जो चीफ हैं उनकी मर्जी के बगैर विद इन द सर्विसेज कोई भी नीचे कमांड में कोई डेविएट करे, ये मिलिट्री प्रिंसिपल्स के बिल्कुल सख्ती से खिलाफ है और लॉस के खिलाफ है। तो वो ये समझ में नहीं आता कि वो फिर किस तरीके से ये चीजें हुई। बट अब अगर इस हद तक चीजें चली गई कि इलेक्शंस के बाद पार्टी को जलाने वाली बात और ये इल्जाम इस हद तक आ गए, इस संगीन नौयत के इल्जाम है और इन इल्जाम का जो एविडेंस है वो जाहिर है। और मोहसिन साहब, क्या मियां साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने सर पार्टी रहनुमाओं को जनरल बाजवा के हवाले से या जनरल फैज के हवाले से सख्त बात करने से रोका है, मोहतात रवैया इख्तियार करने का कहा है? नहीं जी, इस तरह की कोई बात नहीं है, हमारे इनमें से कोई ऐसी बात नहीं है। वैसे भी हम देखें, ये एक फौज का एक अदारे का मामला है और इस पर तहकीकात हो रही है, तो वैसे ही हमारा रवैया मोहतात होगा जब तक कि कोई फैसला नहीं आ जाता। और फैसले में जो जिम्मेदार शख्सियात हैं उनके ऊपर उनका जो जुर्म है वो साबित नहीं हो जाता, तो मेरा ख्याल से उसमें जो गैर जरूरी तबसरे हैं उससे वैसे भी हम गुरेजी करेंगे, एक कॉमन सेंस की बात है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अब नईम साहब ये फरमाइएगा सर, आपने कहा कि आपको एक फ़ोन आया जिस पे आपको कहा गया कि आप और इंतज़ार पंजोता साहब अगर मीडिया से बात करेंगे तो फिर आपकी मुलाकात बानी से नहीं होगी, तो किसका फ़ोन आया था आपको? देखें, ये जो फ़ोन की बात है ना, ये बेसिकली फ़ोन जो है इंतज़ार भाई को आया था और उनको आज से 3 दिन पहले आया था। तो उनको फ़ोन आया था कि आपने जो है अगर मीडिया पे बात की तो आपके नाम के ऊपर कांटा लगा दिया जाएगा, पाबंदी कर दी जाएगी। और यही हुआ कि आज वो हम तमाम जो लीडिंग काउंसिल्स थे वो भी वाज़िब थे कि हमने इनके बगैर नहीं जाना। हालाँकि इंतज़ार जो है उसने लीगल जितने भी नाम वगैरह भेजने होते हैं बुला के, वो फोकल पर्सन है, लेकिन उसे भी रोक दिया गया और 2 घंटे हम गेट पर इंतजार करते हैं। मैंने वीडियो भी आज चढ़ाई थी। मेरा नाम जो है हमेशा ये होता है कि मेरा नाम वो अप्रूवल नहीं देते। जो लीडिंग काउंसिल्स होते हैं वो कहते हैं जी कि हमने जाकर केस करना है, हम इसके बगैर नहीं जाएंगे। तो जब वो कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे तो फिर वो घंटा या आधा घंटा इंतजार करने के बाद उस जरिए से मुझे भेजा जाता है जब वो बाजिद हो जाते हैं। अदरवाइज उन्हें सिर्फ और सिर्फ मसला ये होता है कि कोई जाकर बात ना करे, कोई ट्वीट ना करे, कोई जो है वहां पर जो है किसी किस्म की कोई जो खान साहब बेसिकली पैगाम असल रोकने का वजह है ना। आपने देखा कि जो रिसेंट मुलाकात थी जुमरात को पॉलिटिकल लोगों की थी, तो उसमें उन्होंने कहा गया कि आपने सियासी बात खान साहब से करनी। अब एक रोक साहब को अलाउ किया गया और 7 बंदा खड़ा हो गया जो नोट बनाता रहा। मैंने आज खान साहब से पूछा, मैंने कहा कि कितने लोगों की मुलाकात? उन्होंने कहा बरूफ हसन को बुलाया था, तो अब डेफिनेटली वो आया, वो हमारा तर्जुमान है, तो सियासी गुफ्तगू होनी है। मौसम के हवाले से तो बात नहीं, मौसम तो पता चल जाता है कि बारिश हो रही है, ये क्या हो रहा है। और सिर्फ ये चाहते हैं कि खान साहब का मौकफ बाहर ना, और इसी वजह से ये पाबंदियां या लोगों को ना मिलवाना या वो सारी रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। पर तो यानी जो लोग जा रहे हैं वो खान साहब का मौकफ नहीं आने देते बाहर, आप ये कह रहे हैं? जो मुलाकात करने जाते हैं और आप और इंतजार साहब जो है वो सही असल मौकफ लेकर आते हैं बाहर? नहीं, देखें, जो बंदा भी जाता है वो मौकफ लेकर आता है, लेकिन जहां तक प्रोफेशनल बुकला की बात होती है ना, फॉर एग्जांपल सलमान सफदर हैं या उस्मान गिल हैं या जहीर हैं या वो, तो देखें वो प्रोफेशनली हमने एंगेज की,
ठीक है, उन्हें प्रोफेशनली तौर पर फीस दी जाती है और उस हिसाब से वो सिर्फ अपने केस की हद तक बात करते हैं। अगर सही। उनसे कोई सवाल ठीक, करेगी अच्छा तो नईम साहब, इससे पहले कि मैं आपसे शेर अफजल साहब के बारे में बात करूं, मुझे जरा ये साकिब निसार साहब के हवाले से भी जरा बता दें। वजीर इत्तलात आज कह रहे हैं साकिब निसार साहब, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, इशारा दे रहे हैं वो। अब ये टिकटॉक की तकसीम का मामला हो या केसेस के फैसले हों, पहले भी साकिब निसार साहब का ताल्लुक जो है वो पीटीआई से जोड़ा जाता रहा है। अगर उनके खिलाफ कोई एक्शन होता है तो पीटीआई का स्टांस क्या होगा? उनके साथ खड़े होंगे आप, या फिर जिस तरह से जनरल फैज के हवाले से कहा गया कि कोई ताल्लुक नहीं है, तो साकिब निसार के साथ भी इसी तरह का मामला होगा पीटीआई की तरफ से? नहीं, देखिए साकिब निसार का मैं आपको पहले तो क्लियर कर दूं ना कि खान साहब के ये केसेस जो चल रहे हैं ना, यहाँ से अगर ये मामला वो देख रहे हैं ना कि ये खत्म होने की तरफ जा रहा है, तो वो जो है चाहते हैं कि फैज वाला मामला उसके अंदर भी कोई ऐसा मामला करके और ये गिरफ्तारी को इस तरफ लेकर जाया जाए कि आपकी इन्वॉल्वमेंट थी, इधर उधर पावर का इस्तेमाल किया, फलां किया, 18 में लाया। आप लोग क्या करेंगे सर साकिब निसार के मामले पर? क्या चीज लेकर आए। सेकंड बात यह है कि खान साहब के ऊपर जो एक सहाफी थे जिन्होंने एक कंप्लेंट कोई फाइल की थी, तो वो भी इन्होंने कोई मंजूरी लेकर रखी हुई है। तो ये उस मामले के अंदर भी कि खान साहब ने कहीं बात की है जी कि खान साहब कह रहे थे जी कि मेरे सामने उन्होंने कहा कि अगर कोई मेरे ऊपर कोई मामला हुआ या मेरी बेगम के ऊपर हुआ तो फलाना बंदा जिम्मेदार होगा। तो वो भी एक केस इन्होंने अपना बना के रखा हुआ है। तो हमें तो सारी इत्तला मिलती रहती है कि 3 दिन के अंदर अलकादर ट्रस्ट केस को जो है वो 3 हेयरिंग्स के अंदर खत्म करने का इरादा है। बल्कि आज जो ऐसा माहौल बनाया गया था, हमें फील हुआ था कि आज ही हो सकता है फैसला दे दिया जाए। और साथ मैंने इतना सादा करके पूछा है नईम साहब आपसे, मैंने आपसे पूछा कि साकिब निसार के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई हुकूमत करती है जिसका वो इशारा दे रही है, तो आपका स्टांस क्या होगा? क्या एग्जैक्टली उस तरह से जैसे फैज हमीद साहब के हवाले से कहा गया कि उनसे कोई ताल्लुक नहीं है पीटीआई का, यही स्टांस आपका साकिब निसार साहब के हवाले से होगा या कोई मुख्तलिफ पॉलिसी होगी? ये पूछ रही हूँ आपसे। देखें अगर साकिब निसार हो या कोई और हो, अगर वो जो है उनको कोई कसूर है, कोई उनका कोई जुर्म है, कोई उन्होंने कुछ किया है, तो डेफिनेटली वो अपना एक लॉ जो है वो अपना रास्ता लेता है, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कर रहे हैं या बाकी जो कर रहे हैं, क्या उनका भी एहतसाब होगा? क्या उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई? यानी जो शिकंजे में आ रहा होगा उसके साथ आपका कोई ताल्लुक नहीं होगा, आप ये कह रहे हैं? सादा और आसान सर। देखें हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारे साथ एंगेज करके ये कहते हैं कि कोई इनको किया गया है, फलाना की, जैसे फैज के साथ जोड़ रहे हैं, तो बिल्कुल हम अपना मौकफ अपना क्लियर करेंगे। दूसरे नंबर पर अगर उनके ऊपर कोई कानूनी बनता है कि आपने ये गलत काम, तो फिर उस गलत काम को तो हम नहीं सपोर्ट करेंगे ना। और अगर पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जाता है, मोहसिन साहब बिल्कुल ठीक, आपका जवाब आ गया। मोहसिन साहब, वजीर दिफा साहब जिस तरह के बयानात दे रहे हैं जनरल बाजवा के हवाले से, वो बयानात सर ये पार्टी पॉलिसी है आपकी? देखिए, जनरल बाजवा साहब के हवाले से वज़ीर दिफा साहब, बिकॉज उनके पास कलमदान एक वज़ीर दिफा है और वो मामलात के मामले में, ख़ास तौर पे अफवाज के मामलात के मामले में उनका स्कोप है, और वो अगर कोई बयान दे सकते हैं तो ऑब्वियसली वो मिनिस्टर हैं इस शोबे के, और जो बयान दे रहे होंगे वो हुकूमत की तरफ से बयान दिया जा रहा होगा, और वो हुकूमत की ही नुमाइंदगी कर रहे हैं, काबीना में बैठे हैं और डिफेंस मिनिस्टर हैं। तो बाकी जो वो मुनासिब समझ रहे हैं वो बयान दे रहे होंगे, और वो सीनियर सियासतदान है और पार्टी के सीनियर तरीन क़यादत में उनका शुमार होता है। तो मैं वैसे ये नहीं समझता कि ख्वाजा आसिफ साहब कोई ऐसा बयान देंगे जो जिम्मेदार बयान होगा। ही इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन। वो जो भी बात कर रहे होंगे वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कर रहे होंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कर रहे होंगे आप कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है सर। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। नईम पंजोता साहब और मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। नईम साहब, ये शेर अफजल मरवत तहरीक इंसाफ में वापस आ गए हैं, नोटिफिकेशन होगा या पहले वाला जाली करार दिया जाएगा, होगा क्या? देखिए, आज शेर अफजल मरवत की मेरे सामने ही मुलाकात हुई है और खान साहब ने उनको वेलकम बैक किया है, और खान साहब ने उन्हें कहा है कि आप ये टाइम जो है ये इस वक्त नहीं है लड़ने का झगड़ने का आपस में, आप भी मीडिया के ऊपर बयानात से गुरेज करें। बाकी लोगों की शिकायत है उनसे भी डेफिनेटली वो सारी चीज़ें रिड्रेस होंगी, और गौर साहब को भी कहा है कि आप इनको बैठ के इनको आपस में जो है वो सारी चीज़ें
मामला ख़त्म करें, जो भी इश्यूज हैं इनके आपस में, और ये मामला आगे बढ़कर, और तहरीक हमारी जो हमारी नहीं, जंग है, एक तो 22 अगस्त का उस- टास्क क्या उनको दिया गया, और दूसरा उन्होंने बड़ी बात की कि अगर दोबारा इस तरह के कोई वाकया होता है तो उसकी जिम्मेदारी वो खुद लेंगे। तो क्या आप लोग कुछ इस तरह का प्लान कर रहे हैं जो उनको इतना बड़ा बयान देना पड़ गया? नहीं, देखें, उन्होंने बयान दिया है, अंदाज से दी है, उसकी एक्सप्लेनेशन खुद दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको वाज़ेह कहना चाहूँ, पहले भी 9 मई को हमने पुरअमन एहतजाज किया, जैसे पुरतशद्दुद किया गया, इसी वजह से हम सीसीटीवी फुटेजेस मांगते हैं, और इसी वजह से सीसीटीवी फुटेजेस मंजर आम पर नहीं लाई जा रही। खान साहब के ऊपर वजीराबाद हमला हुआ, जुडिशल इस्लामाबाद हमला हुआ, लेकिन उस वक्त आपने देखा कि कोई एक पत्थर इस तरह से टूटा या कोई इस तरह का मामला हुआ, कोई आग लगी, कोई जलाव हुआ, कोई गिराव हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो उस वक्त अगर नहीं हुआ तो इस टाइम के ऊपर क्यों होना था, जहां पर खवातीन। सर कल भी ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, वो पीटीवी वाला मामला भी डिस्कस हो चुका है, 25 मई वाला भी मामला डिस्कस हो चुका है, पर 9 मई भी हमारे सामने। मोहसिन साहब, ये पीटीआई 22 अगस्त की बात कर रही है, और इससे पहले भी हमारे सामने रवात वाले जलसे की भी इत्तलात थी कि पीटीआई की तरफ से कहा जा रहा था कि किसी भी तरीके से इजाजत देती है हुकूमत या नहीं देती तो हम जो है वो जलसा लाजमी करेंगे, और इस बार भी पीटीआई की तरफ से यही कहा जा रहा है। दोबारा आते हैं नईम साहब, तो मैं उनसे जरूर ये पूछूंगी कि क्या हुकूमत इस बार इजाजत देगी या नहीं देगी। मोहसिन साहब, नईम साहब, आप ये बताइएगा, पीटीआई ने इससे पहले भी कई बार ये बात की ना, जो मैं भी जिसका तस्करा भी कर रही हूँ रवात वाले जलसे के हवाले से भी, तो क्या इस बार तो ऐसा नहीं होगा, इस बार ये पत्थर पे लकीर है कि 22 अगस्त को अगर आपको इजाजत मिलती है / नहीं मिलती, लेकिन आप लोग एहतजाज करेंगे जरूर? बिल्कुल जी, 22 को इजाजत दोबारा अगर कैंसिल की जाती है तो फिर भी हम एहतजाज करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि इन्होंने खुद ही जाकर अदालत के अंदर कहा इंतजामिया ने कि 22 तारीख को इस मकाम के ऊपर जलसा कर लें, हालांकि हम 13 तारीख को करना चाहते थे। तो जब कोर्ट के अंदर अंडरटेकिंग दे दी है, अदालत ने वो मामला वहां पर पेंडिंग रखा हुआ है कि अगर कोई इस तरह का इशू करेंगे आप कह रहे हैं हर हाल में करेंगे। और मोहसिन साहब, आप इजाजत देंगे सर, हुकूमत इजाजत देगी पीटीआई को जलसा करने की? देखिए, ये ज़िले इंतज़ामिया के साथ ताउन करें, और ज़िले इंतज़ामिया जो जगह इनको आइडेंटिफाई करके दे, और उसके बीच में अगर ये पुरअमन अपना कोई जलसा करना चाहते हैं तो मेरा ख्याल उस पर हुकूमत को कोई इतराज़ नहीं होगा। लेकिन अगर ये कोई ऐसा वेन्यू सिलेक्ट करने की कोशिश करेंगे जिससे आम शहरी की जो ज़िंदगी है वो मुतासिर हो, ट्रैफिक का जो सिस्टम है वो मुतासिर हो, या बाकी जो रोजमर्रा जिंदगी है उसमें कोई बीच में कोई इंटरवेंशन हो, तो फिर उस पे तो जाहिर है जिले की हुकूमत इनको इजाजत नहीं देगी। तो अगर ये ऐसी जगह का पीटीआई जिला हुकूमत से ताउन करे, आप कह रहे हैं, तो उसके बाद शायद पीटीआई को इजाजत मिल सकती है 22 अगस्त के जलसे की। लेकिन वो कह रहे हैं कि इजाजत दें आप या ना दें, वो तो अपना जलसा करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। मोहसिन साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। अबसार आलम साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, साथ ही कॉलीग हैं। बहुत शुक्रिया अबसार साहब, आपने खबर दी सर कि फैज हमीद से तहकीकात में पीटीआई के 10 अफराद के नाम सामने आए हैं। तो ये सर मुल्क में मौजूद रहनुमा हैं या बाहर बैठे हुए हैं, और ये जो कनेक्शन की आप बात कर रहे हैं, ये राब्ता किस नौइयत का था, क्या कर रहे थे ये लोग? देखिए, ये मुल्क में भी हैं वो लोग और मुल्क से बाहर भी हैं, जिनके साथ राब्ते में थे और जो प्लानिंग होती थी, जो हिकमत अमली बनती थी, स्ट्रेटजी जिस पे अमल होता था, ये सारा कुछ डिस्कस हो रहा था। और ये बात पहले भी बहुत दफ़ा आ चुकी है, मीडिया में भी आ चुकी है कि पीटीआई को जनरल फैज़ ही पीछे बैठकर चला रहे थे और स्ट्रेटजाइज कर रहे थे, ख़ासतौर पर 9 मई के हवाले से। और जो इंस्टेबिलिटी है इस मुल्क में, और जो मुआशी बदहाली है और स्टेबिलिटी नहीं आने दी जा रही, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आने दी जा रही, मार्केट स्टेबलाइजेशन नहीं होने दी जा रही, इंटरनेशनल मीडिया में जो कुछ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आ रहा है, खान साहब के हवाले से उनके जो आर्टिकल छप रहे हैं, उनके साथ उनकी जो कम्युनिकेशन मुसलसल हो रही है सब लोगों के साथ, इंस्ट्रक्शन जो पास ऑन हो रही हैं, उसकी वजह से एक अदम इस्तेहकाम था। और उस सब के पीछे जो इतलात हैं उसके मुताबिक जनरल फैज़ थे और वो पीटीआई इतने कमिटेड थे कि उन्होंने ये सब कुछ किया। अच्छा, अब सर चलें, ये तो पता चल गया ना कि जनरल फैज़ पीटीआई के रहनुमाओं से राब्ते में थे, लेकिन क्या सर केपी के हुकूमत में भी कोई इन्वॉल्वमेंट थी उनकी, वहां पर इक़दामात के हवाले से और वहां के फैसलों के हवाले से भी कोई अमल दखल था? जाहिर है केपी हुकूमत पीटीआई की हुकूमत है और वो बिल्कुल उनका अमल दखल उस वक्त भी था जब वो कोर कमांडर पेशावर थे। उस वक्त तो दायरा वो यूनिफॉर्म में थे, लेकिन उसके बाद भी
उनके राब्ते थे और वो इंस्ट्रक्शंस पास ऑन किया करते थे। जो टीटीपी का जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे ला के बिठाया गया वो जनरल फैज़ ही लेके आए थे जब वो DGISI थे। और उसके बाद जो हमले हुए हैं, जो डेरा इस्माइल खान और बन्नू में आज भी हमले हो रहे हैं, टांक में हमले हो रहे हैं, वज़ीरिस्तान में हमले हो रहे हैं, जो अनरेस्ट है वहाँ पे, जो दहशतगर्दी जारी है, मियाँ वाली एयरबेस पे जो हमला हुआ, पेशावर में जो हमले हुए हैं, उसमें जो लोग इन्वॉल्व थे वो लोग मुकामी नहीं थे। हमें बहुत वाज़ेह सबूत मौजूद हैं अथॉरिटीज़ के। अच्छा, हमारे पास तो जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक दीगर 3 अफसरान की मज़ीद गिरफ्तारी हुई है ना। आपने इंकशाफ किया कि पाक फ़ज़ाइया के कुछ लोग भी पकड़े गए हैं, ये कब हुआ, उन पर क्या इल्ज़ाम है और क्या वो भी इंटरलिंक थे फैज़ हमीद से? जी बिल्कुल इंटरलिंक्ड हैं फैज़ हमीद के साथ। और फ़ज़ाइया का इशू ये है कि मियाँ वाली एयरबेस जो कुछ हुआ उसकी तफसीलात अभी तक अवाम के सामने नहीं आ सकी, क्योंकि उसमें कुछ नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ थे। उसमें जहाज़ों को नुकसान पहुंचाया गया था। अंदर जो जहाज़ थे, दीवार तोड़ के लोग अंदर घुस गए थे। ये जो बाहर एक जहाज़ को आग लगाई गई थी, जो नुमाइशी जहाज़ था, वो तो एक अलग था, वो MM आलम का यादगारी जहाज़ था, लेकिन उसके अलावा अंदर जहाज़ों को भी नुकसान पहुँचाया गया था। और उसमें जो गफलत हुई है, उस गफलत की वजह से, गफलत थी या मिली भगत थी, उसकी वजह से कुछ लोगों के खिलाफ, वहाँ सीनियर लोगों के खिलाफ एक्शन हुआ था। तो इसलिए मैंने ज़ाहिर है ये 9 मई का वाक़या, ये भी उससे रिलेटेड है। अबसार साहब, एक और बात जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़बान ज़दे आम है बुशरा बीबी के साथ राब्तों के हवाले से। और ये भी कहा जाता है कि अगर उन्हें खान साहब से, जनरल फैज़ को अगर खान साहब से कोई काम करवाना होता था या उनको अप्रोच करना होता था तो वो बुशरा बीबी के जरिए होता था। मुख्तलिफ किस्म के तरीकों से मुख्तलिफ कामों पर मुख्तलिफ लोग राब्ते किया और करवाया करते थे। एक बुशरा बीबी का था और बहुत अहम था। और बुशरा बीबी के जनरल फैज़ के साथ अच्छी कम्युनिकेशन डायरेक्ट भी थी, खान साहब को भी उनके ज़रिए इन्फ्लुएंस किया जाता था। फिर जुल्फ़ी बुखारी एक बहुत अहम किरदार हैं, जो जनरल फैज़ और बुशरा बीबी और इमरान खान की त्रिकोण के बीच में जो चकोर बनती थी, उसमें जुल्फ़ी बुखारी एक अहम मोहरा हैं। और वो अभी जो कुछ इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जितनी लॉबिंग हो रही है, जितना इंटरनेशनल मीडिया में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा हो रहा है, उसमें जुल्फ़ी बुखारी किंग पिन ने उस सारे प्रोसेस की। और वो जनरल फैज़ के साथ राब्ते में थे। ये सारा कुछ राब्ते के ज़रिए ही हो रहा था। और ज़ाहिर है जब हुकूमत में थे तो बुशरा बीबी के साथ भी राब्ते थे। जुल्फ़ी बुखारी के फ़ोन कॉल्स भी लीक हुई हैं, इसमें मैं कोई नई बात तो नहीं आपको बता रहा, वो तो जाहिर है। और जनरल फैज़ अब भी, जैसे मैंने आपको बताया, अभी भी जुल्फ़ी बुखारी के साथ वो राब्ते में थे। अच्छा, आप सार साहब, ये PDM से पहले, अदम एतमाद से पहले PTI के ऊपर ये भी इल्ज़ाम लगता था ना कि वो 10 साल का एक सदारती निज़ाम लेकर आना चाहते हैं। फिर खुर्रम दस्तगीर साहब ने तो ऑन रिकॉर्ड ये कह भी दिया था कि 10 साल मनसूबा लेकर आ रही थी PTI कोई। लेकिन आप कह रहे हैं कि जनरल फैज़ जो है वो प्यूटन बनना चाहते थे, तो सर बानी को भी क्या फारिग कर देते? मैं ये नहीं कह सकता कि वो बुराई की तिकोन थी। मैं ये कह सकता हूँ कि वो 3 ताकतवर लोगों का खेल था उस तिकोन में, और वो सब अपने अपनी ताकत के हसूल के लिए गेम कर रहे थे, और उसमें मुल्क पिस गया। और ये सब एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे थे अपनी ताकत के लिए। जनरल बाजवा एक और एक्सटेंशन चाहते थे, इमरान खान एक और टेन्योर चाहते थे, जनरल फैज़ आर्मी चीफ बनना चाहते थे। और जनरल फैज़ इन सब में, इसलिए मैंने प्यूटन की बात की है कि जनरल फैज़ को पता था कि एक वक्त आएगा जब मैं आर्मी चीफ बन जाऊंगा। उसके बाद वो इमरान खान को कितना अरसा बर्दाश्त करते या ना करते, ये तो फिर जनरल फैज़ पे डिपेंड करता था। और अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम ले आते तो जनरल फैज़ के लिए और आसान हो जाता कि वो प्यूटन बनते। लेकिन अल्लाह ने शायद इस मुल्क को बचाना था तो बचा लिया। और बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अफसार आलम साहब मौजूद थे, अहम गुफ्तगू आप कर रहे थे। PTI मुश्किलात तो चल रही है, लेकिन KPK में भी बहुत सारे मामला चल रहे हैं। इस पर जरा हम बात करते हैं करप्शन के हवाले से। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूँगी नाजरीन। जहाँ आपका मजहब जुर्म हो, जहाँ आपकी पहचान जुर्म हो, जहाँ आपकी ज़बान जुर्म हो, जहाँ आपका रंग जुर्म हो, जहाँ आपकी सिन्फ जुर्म हो, वो भारत है, मोदी का भारत है। जहाँ हिंदुत्व नज़रिए के पैरोकारों के अलावा सब के सब गैर महफूज हैं, खास कर ख़वातीन। दिल्ली तो पहले ही रेप कैपिटल का खिताब पा चुका है, लेकिन अब लगता है कि मोदी के मुसलसल राज में इंडिया दुनिया भर में रेप का मरकज़ भी बन जाएगा। ऐसे ही
कई रेप के वाकयात के दौरान एक और रूह तड़पा देने वाला वाकया 9 अगस्त को इंडियन रियासत बंगाल के शहर कोलकाता में हुआ है, जहां दूसरों का दर्द दूर करने वाली 31 साल की एक ट्रेनी डॉक्टर को अपने ही मेडिकल कॉलेज के अंदर रेप और बदतरीन तशद्दुद करके इबरतनाक दे दी गई। इंडिया में ख़वातीन के साथ रेप और तशद्दुद का ये कोई पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी ऐसे कई भयानक वाकयात हो चुके हैं। लेकिन दिसंबर 2012 में दिल्ली में चलती बस में हुए गैंग रेप का वहशियाना वाकया आज भी भुलाए नहीं भूलता। उस वक्त जिफ्ती केस ने इंडिया में एहतजाज और मुजाहरों का तूफान बर्पा कर दिया था, जिसके नतीजे में मुल्जिमान को सख्त सजाएं मिली। लेकिन इसके बावजूद आज एक दिहाई बाद भी बदकिस्मती से इंडिया में ख़वातीन को ऐसे ही खौफनाक सूरत हाल का सामना है। लेकिन इसके खिलाफ माशरे की तरफ से जो रद्द अमल आया है वो गुज़रे वक्त से ज़्यादा है। इस बदतरीन वाक़े के ख़िलाफ़ सिर्फ कलकत्ता ही नहीं बल्कि इंडिया भर में हज़ारों अफराद एहतजाज कर रहे हैं। इंडिया भर में डॉक्टर्स और मेडिकल के शोबे से वाबस्ता अफराद ने 24 घंटे की हड़ताल शुरू कर दी है। कई अस्पतालों ने तो पीर से OPDs, ऑपरेशन थिएटर्स और वार्ड ड्यूटी भी बंद करने का ऐलान कर दिया है। इंडियन मीडिया कहता है कि इस हड़ताल के दौरान 10 लाख से ज़ायद डॉक्टर्स ड्यूटी पर नहीं आ रहे हैं। अस्पतालों के इस शटडाउन को भारत में डॉक्टर्स की बड़ी हड़ताल करार दिया जा रहा है। एहतजाजी डॉक्टर्स ने डॉक्टर्स और अस्पतालों पर हमलों और तशद्दुद रोकने के लिए वाज़ेह हुकूमती पॉलिसी, अस्पतालों को सेफ जोन करार देकर सिक्योरिटी को यकीनी बनाने और डॉक्टर्स के काम की जगह और रिहाइशगाह पर भी उनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने और खातून ट्रेनी डॉक्टर के रेप और कत्ल की शफ़ाफ तहक़ीक़ात जल्द मुकम्मल करके इंसाफ की फराहमी और मुतासरा ख़ानदान को मुनासिब मुआवजा अदा करने के मुतालबात सामने रखे हैं। मक़तूल के वालिद का कहना है कि उनकी बेटी कभी वापस नहीं आएगी, कम अज़ कम तफ्तीश तो ठीक से हो जानी चाहिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रही है कि नौजवान डॉक्टर को रेप के बाद गला घोट कर मारा गया है। ट्रेनी डॉक्टर की गर्दन टूटी हुई थी, दोनों आंखों से खून बह रहा था, चेहरे पर मारने से चश्मा टूट गया और उसके टुकड़े मकतूला की आंखों में घुस चुके थे। रिपोर्ट में पेट, होंठ, उंगलियों और बाएं टांग में भी चोट के निशान पाए गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मजीद बताती है कि 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर के सर को दीवार के साथ जोर से मारा गया ताकि चीख भी ना पाए वो। सिर्फ यही नहीं, चेहरे पर नाखूनों के निशानात भी थे। दूसरी तरफ पुलिस का ये दावा है कि खातून को रेप करने वाले मुलजिम को वाक़े के 6 घंटे बाद ही गिरफ्तार कर लिया था, जिसे कोलकाता पुलिस का रजाकार बताया जा रहा है, जो इस मेडिकल कॉलेज में ही सिक्योरिटी पर मामूर था। पुलिस कहती है कि अस्पताल के एक सेमिनार हॉल से एक टूटा हुआ ब्लूटूथ एयरफोन उन्हें मुलजिम तक ले गया। बाकी मदद जो हुई वो CCTV फुटेज से हुई। कोलकाता हाई कोर्ट ने इंडिया के सबसे बड़े तफ्तीशी CBI को वाक़े की जांच का हुक्म दिया है। अस्पताल के अहाते में डॉक्टर के रेप और कत्ल के इस मामले ने ख़वातीन की हिफाजत पर सवालात खड़े कर दिए हैं। ख़वातीन के लिए महफूज ममालिक के इंडेक्स में दुनिया के 177 ममालिक में इंडिया 128वें नंबर पर मौजूद है। इंडियन हुकूमत के अपने ही आदाद शुमार बताते हैं कि सिर्फ 2022 में ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम के 4,45,256 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। यानी कि इंडिया में हर घंटे में 51 ख़वातीन किसी न किसी तरह से तशद्दुद का शिकार होती हैं। इन वाक़यात में से 31,516 वाक़यात रेप के थे, जो 2021 के मुकाबले में 20% ज़्यादा थे। रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में औसतन हर 16 मिनट में एक खातून जिनसी ज़्यादती का निशाना बनती है। इंडिया के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आदाद शुमार बताते हैं कि 2012 में इंडिया में 25,000 रेप के वाक़यात रिपोर्ट हुए थे। 2014 में नरेंद्र मोदी इंडिया के वज़ीर आज़म बने, जिसके बाद इंडिया में रेप के वाक़यात की ये तादाद 30,000 सालाना से ज़्यादा रिकॉर्ड की जा रही है। यानी मोदी की हुकूमत संभालते ही भारत में ख़वातीन मज़ीद गैर महफूज हो गई हैं। इनकी तंजीमें और इंसानियत के चैम्पियन ममालिक यहाँ भी खामोश रहेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली मुल्क की जो मफादात हैं वो इंसानियत से कहीं ज़्यादा अहम है। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं महमूद जान साहब, क्योंकि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं KPK में इस वक्त क्या हो रहा है। शकील साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वजीर थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और फिर उसके बाद क्या मामला चल रहा है, इस पर बात करने के लिए बहुत शुक्रिया महमूद जान आपका। ये बताइएगा, शकील खान का एक मुबैना तहरीरी बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पर करप्शन के संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। तो क्या इस बयान की तस्दीक हो सकी है, और इतने संगीन इल्ज़ामात पर वज़ीर आला और गुड गवर्नेंस
की जो कमेटी है उसका क्या मौक़िफ़ आया सामने? जी देखिए, गुड गवर्नेंस कमेटी तो उन शिकायत की बुनियाद पे बनी थी जो कि शकील खान ने पार्टी के जो बानी चेयरमैन हैं उनके सामने की थी, और उन्होंने कहा था कि करप्शन हो रही है। तो यहाँ पे ये ख्याल था कि करप्शन की तहकीकात होंगी, लेकिन कमेटी को ही गुड गवर्नेंस की कमेटी का नाम दे दिया गया। वो पता नहीं इसकी वजह क्या है, लेकिन ये जो बयान है अभी तक इसकी कोई तरदीद भी नहीं आई और किसी ने नहीं कहा कि ये गलत है। ये शकील खान के दोस्तों की जानिब से भी हमें मिला है, तो जिसका मतलब है कि ये बयान बिल्कुल ठीक है, और इस बयान में जो उन्होंने जो बातें लिखी हैं वो भी उसे ऑन कर रहे हैं। अभी तक कोई ऐसा बयान नहीं आया। गुड गवर्नेंस की कमेटी ने इस बयान के आने के बाद कोई मजीद बयान नहीं दिया, लेकिन उससे पहले ही वो गुज़िश्ता दिन वो बयान जारी कर चुकी थी जिसमें वो शकील खान को गिल्टी साबित कर चुके थे और कह दिया था कि शकील खान पे इल्जामात साबित हो गए हैं, इसलिए उनको शकील खान के मुताबिक 2 बार इस ठेके से मुताल्लिक उन्होंने तहकीकात शुरू करवाई, लेकिन दोनों बार इसको बंद कर दिया गया और दूसरी बार तो वजीर आला की हिदायत पर बंद किया गया। तो ये किसकी कंपनी है? तहकीकात क्या की जा रही थी इनके खिलाफ? जी देखें किरण, इसमें एक मसला है। ये एक काइट के नाम से एक तरक्याती प्रोजेक्ट है, आपको मालूम होगा शायद इस बारे में। और ये जो कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी थी एतमाद बिल्डर्स। इसके हवाले से शकील खान ने अपने इस तहरीरी बयान में ये हवाला दिया है कि ये वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकाम की थी, और इसके बाद इनके कुछ हवालों से इन्होंने खुद करप्शन की तहकीकात करने की कोशिश की थी, लेकिन जो सेक्रेटरी थे इनके, जिनको बाद में इनकी शिकायत पे हटा दिया गया, तो उन्होंने इनको रिकॉर्ड ही फराहम नहीं किया और कहा कि आप तहकीकात नहीं करेंगे। तो इन्होंने 10 जून को ये तहकीकाती सिलसिला बंद किया। इसके बाद शकील खान फिर कहते हैं कि मैंने एक बार फिर कोशिश की कि इस कंस्ट्रक्शन कंपनी के जो इंजीनियर अमीर मकाम की हैं उसके बारे में तहकीकात करूं, तो फिर मुझे बताया गया कि वज़ीर आला ने इजाज़त नहीं दी कि आप ये तहकीकात नहीं करेंगे, और ये तहकीकात के लिए फिर मुझे रिकॉर्ड नहीं दिया गया, और मुझे ये बताया गया कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने इस हवाले से एक और वो बनाई है, कमेटी बनाई है, और वो उसे देख रही है। तो इनका कहना था कि ये जो है इस कंस्ट्रक्शन कंपनी की तहकीकात इन्हें नहीं करने दी गई। अजीब बात यह है कि इंजीनियर अमीर मकाम का ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। यहाँ पर हुकूमत आपको मालूम है कि तहरीक इंसाफ की है। इनकी आपस की लड़ाइयाँ भी चल रही हैं, लेकिन वो इस एक जगह पे आके अगर शकील खान की बात को ठीक माना जाए तो ये अजीब सा लग रहा है कि इंजीनियर अमीर मकाम की कंपनी यहाँ पे कारोबार भी कर रही है, एक दूसरे के खिलाफ सूबाई हुकूमत और मुस्लिम लीग नून की तरफ से बयानबाजी भी हो रही है, लेकिन वो कारोबार भी यहाँ कर रही है, और अगर उनके खिलाफ कोई तहकीकात होती है तो बचाने की कोशिश भी हो रही है। बिल्कुल ठीक सर, शकील के बाद उनके हामी या पुराने साथी हैं वो भी अब सामने आ रहे हैं, बात कर रहे हैं। इमरान खान ने आतिफ खान और दीगर से कहा है कि वो कमेटी के सामने बात करें, बयानात ना दें। तो इस बयान से क्या मतलब लें हम? क्या चेयरमैन जो है वो इमरान खान साहब इस बरतरफी के हामी है? इसे कहा कि जाके सबको मेरी तरफ से पैगाम दे दो कि अब करप्शन नहीं होगी अगर कोई कर रहा है। और अब उसके बाद बानी चेयरमैन का ये बयान सामने आना कि वो कहें कि इस किस्म के बयानात भी यहाँ पे बंद कर दिए जाएं, और शकील खान के जो दोस्त हैं उनको ये पैगाम मिलना, ये बड़ी अजीब बात है, क्योंकि एक पैगाम तो आया है। ये इसकी अभी तस्दीक इसलिए नहीं हो सकी कि बयान उनसे जो मंसूब किया गया है वो कितना ठीक है, लेकिन एक अहम रहनुमा ने यह बयान दिया है कि उन्हें कह दिया गया है कि आप बाहर बातें ना किया करें। अभी सूबाई हुकूमत ने, जब मैं आपसे बात करूं थोड़ी देर पहले, एक MNA थे जुनेद अकबर, जिन्होंने शकील खान के हक में बात की थी, और वो यहाँ पे फोकल पर्सन थे MNAs के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के, उनको भी उनके ओहदे से हटा दिया गया है। इसका मतलब है कि सूबाई हुकूमत और ये जो ग्रुप है ये एक दूसरे के आमने सामने हैं, और कोई मामलात अभी तक ठंडे नहीं हुए। भाई हुकूमत अपना इख्तियार इस्तेमाल कर रही है और ये लोग उसके खिलाफ बाहर बात कर रहे हैं, तो ये सिलसिला जो है अभी तक। अच्छा महमूद, ये बज़ाहिर तो ये करप्शन का मामला लग रहा है ना, लेकिन क्या वाकई ये मामला इतना ज्यादा है, या कोई वजारत आला का मसला है, या कोई और चप्पलिश है क्या? हाँ, तहरीक इंसाफ जब से इसकी यहाँ पे हुकूमतें बनना शुरू हुई हैं, तो ये हमेशा, जब भी 2013 में तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई तो 2 तहरीक इंसाफ थी। एक वो थी जो कि हुकूमत में थी और जो मज़े ले रही थी, और एक वो थी जो कि करप्शन और बाकी दीगर मामलात के खिलाफ होने के नाम पे उस हुकूमत के खिलाफ हमेशा काम करती थी। 2018 में हुकूमत बनी तो एक तहरीक इंसाफ जो थी तो वो हुकूमत कर रही थी और दूसरी उसके खिलाफ काम कर रही थी। जो ये तीसरी बार है इसमें भी ऐसा ही है, और ये जो लोग हैं जो कि शकील खान
ईमान के साथ खड़े हैं। इनमें भी ज़्यादातर वो लोग हैं जो कि पार्टी के सीनियर लोग समझे जाते हैं और इनकी अच्छी शोहरत है। लेकिन बात यह है कि एक ग्रुप तो अपनी जगह पे मौजूद है और वो सियासत ही को, अंदरूनी सियासत ही का शाखसाना कहा जा रहा है। लेकिन अब ये अगर कोई शफाफ तहकीकात होंगी उसके बाद ही ये बात सामने आएगी, वरना तहकीकाती कमेटी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका महमूद, आप साथ मौजूद थे और अहम बातें बता रहे थे KPK में क्या हो रहा है इस वक्त। बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इंशाल्लाह नाज़रीन से कल मुलाकात होगी। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए और फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।